Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and I'm your bio teacher and today we will continue our lecture from chapter 2 from where we had left it on last time. Okay, so today our question जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब प्लांट टिश्यूज ऑफ एंड इट्स टाइप। टिश्यूज़ के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि एवरी लिविंग थिंग नीड्स टिश्यू फॉर देयर ग्रोथ। अपनी ग्रोथ वगैरह को बढ़ाने के लिए उन्हें टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो सेम एज इट इज़ हमारे प्लांट्स को भी होती है, मीन्स पौधों को। अब इनमें कौन कौन से टिश्यूज़ हैं ये आपके सामने है। सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो डिवाइड होते हैं आपके दो में, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक है आपका परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक से डिवाइड होकर दो डिवाइड हो सकते हैं, जिनमें डिवीजन पॉसिबल हो। डिवीजन का मतलब ये है कि एक सेल टूटेगा दो में, फिर दो टूटेगा चार में, फिर चार से फिर आगे आठ में, फिर आठ से 16 और इस तरह से करते करते वो क्या होगा, आगे से आगे अपनी डिवीजन बनाता रहेगा। तो ये है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो आपके रूट और शूट में पाए जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता रहता है तो उसकी रूट हो या शूट हो वो आगे से आगे ग्रो होती रहती है, आगे से आगे वो बढ़ती रहती है। तो उनमें आपके कौन से सेल्स होते हैं या कौन से टिश्यूज़ होते हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। दूसरे हमारे जहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं ये टिश्यूज़ हमारे होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू से मतलब आप वही समझ जाएं कि ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि अपने सेल्स को, जो कि अपनी जो साइज़ है या उसको चेंज नहीं करते हैं, मींस इनमें डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। ये एक मरतबा जिन साइज़ में बन जाएं ये उन्हीं साइज़ में रहते हैं और इनमें आगे से आगे डिवीजन नहीं होती। परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो डिवाइड होते हैं आपके दो टिश्यूज़ में फर्दर, और वो है आपका कौन सा, वो है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ओके, सो अभी टिश्यूज़ की बात करते हुए हम अब एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो आपके जाहिर सी बात है, जिस तरह प्लांट्स में आगे ग्रोथ होती है तो सेम एज जानवरों में भी होती है। तो जानवरों में जो आपके जो टिश्यूज़ हैं नंबर 1 पे आपके आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनको हम आउटर मोस्ट सरफेस पे भी कहते हैं। या आप सिंपल इसको ये कह लें कि एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है जानवरों की स्किन के बारे में बात हो रही है। मीन्स ये वो टिश्यूज़ हैं जिनसे जानवरों की स्किन बनती है या हमारी ह्यूमन बींग्स की भी स्किन बनती है, तो उन्हें हम कौन से कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। उसके बाद हमारे कनेक्टिविटी टिश्यूज़ हैं। कनेक्टिव टिश्यू से आप फ़ौरन जहन में अगर कनेक्टिव मीन्स जुड़ना, दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना, तो कनेक्टिव टिश्यू से मुराद है कि वो टिश्यूज़ जो कि आपस में दो चीज़ों को कनेक्ट करते हों। इनकी जो बहुत ही बेहतरीन मिसाल है वो है आपके कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस बेटा ये वो चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा एक बड़ा ही मशहूर और मारूफ आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर औकात कहते हैं कि जब भी गोश्त खा रहे हो कि इसमें नरम हड्डी डालना। नरम हड्डी बेटा ये वो बोन होती है जो कि ईजिली बेंड हो सकती है, जो कि ईजिली खाई भी जा सकती है और लोग इसको खाने का भी पसंद करते हैं और खाते भी हैं। तो उन टिश्यूज़ को उनको हम क्या कहते हैं, वो कार्टिलेजेस होती हैं। तो ये उन वाली बोन्स को, वो जो कार्टिलेजेस होते हैं बेसिकली वो टिश्यूज़ हैं, वो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने में मदद करती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजेस टिश्यूज़ कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट बोन भी हो सकती हैं। आफ्टरवर्ड्स हमारा नेक्स्ट है वो है मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे मसल्स बनाने में काम देते हैं। मसल्स आपको पता है बहुत सारे होते हैं, इसमें मसल्स आपके बाइसेप्स मसल्स हैं, आपके ट्राइसेप्स मसल्स हैं, आपके थाइस के मसल्स हैं और बहुत सारी हमारी बॉडी पूरी जो होती है उनमें मसल्स हैं। अब वो मसल्स का काम क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, एक्सपेंड भी होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने आर्म्स को बनाते हैं, जैसे अपने आर्म्स को क्लोज करते हैं तो आपका बाइसेप मसल जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, अपने आर्म को बिल्कुल सीधा करते हैं अपने हाथ को, तो फिर वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड वाले आपके मसल्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। और उसके बाद आपका आता है नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ बेटा, नर्वस से आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है न्यूरॉन्स की या आपके दिमाग की। मतलब ये वो टिश्यूज़ हैं जिनसे मिलके आपके दिमाग की चीज़ें बनती हैं। आपके दिमाग में मौजूद आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आपके न्यूरॉन्स, ये सारी चीज़ें किन से मिलके बनेंगी, आपकी नर्वस टिश्यू से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोल रहे हैं कि डिफाइन ऑर्गन सिस्टम एंड इट्स साइकिल्स। देखिए ऑर्गन सिस्टम को आप सिंपल सा ये सहन में रखेंगे, कोई भी चीज़ अकेले नहीं चलती या कोई भी सिस्टम अकेले नहीं चलता। जाहिर सी बात है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलके बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलके चलती हैं, तो तभी जाके क्या होता है, आपका ऑर्गन या आपका पूरा सिस्टम बनता है। तो इसी तरह अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ौरन से लिख के बताया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा अकेला नहीं
नहीं होता, उसमें अंदर कौन कौन सी हैं, आपका माउथ है, गट है, लिवर है, पेंक्रियाज है, आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनाती हैं। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें आपके नोज़ है, नॉस्ट्रल्स हैं, ट्रैकिया है जिसके थ्रू आपकी एयर अंदर जाती है। उसके बाद आपके लंग्स है, लंग्स में आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स हैं। वो सारी चीज़ें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, एक कंप्लीट सिस्टम परफॉर्म करती हैं, जिससे हम फिर कहते हैं कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है। और सेम एज इट इज़ ये पूरी साइकिल है। साइकिल में देखिए सबसे पहले सेल है जो सबसे छोटा एक यूनिट होता है, वो आपस में मिलके टिश्यूज़ बनाता है, फिर टिश्यूज़ आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन्स आपस में मिलके सिस्टम बनाते हैं। और जब सारे सिस्टम्स आपस में मिल जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। हमारे ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट सिस्टम्स हैं ना पूरे। हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम भी है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, हमारे पास हर किस्म का सिस्टम मौजूद है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। तो उन तमाम सिस्टम्स को मिलके फिर हमारा क्या बन जाता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो दैट्स एन स्मॉल साइकिल अबाउट दैट। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है, व्हाट डू यू नो अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जब भी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बात हो रही है तो फ़ौरन से सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फ्लावर की, मींस फूल की। क्योंकि फ्लावर की मदद से ही आपकी रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हो सकती है। तो यहीं पर बात हो रही है सबसे पहले फ्लावर की। फ्लावर के बारे में ये कहा जा रहा है कि फ्लावर एक ऐसा पार्ट है पौधे का या ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसमें क्या होता है, जो आपके यंग ब्रांचेस के साथ अटैच होता है और यंग ब्रांचेस में आपके पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे जो है ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं फ्लावर के। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो आप लोगों के 5 पार्ट्स हैं। ओके, सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में भी हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले कैलिक्स है। कैलिक्स के बारे में, कैलिक्स का मतलब है कली। आपने देखा होगा कि जब भी कोई फ्लावर लगता है तो फ्लावर में सबसे पहले कली लगती है, तो उस कली को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो उसके बाद फिर आपके आ जाता है कोरोला। याद रखना, ये कोरोला गाड़ियों वाला कोरोला नहीं है। ये कोरोला का मतलब ये होता है कि जब भी एक फ्लावर खिल जाता है तो उसका जो आउटर मोस्ट होल होता है, मींस जब भी एक फ्लावर पूरा खिल गया पूरा प्रॉपर, तो उसके जो आउटर मोस्ट होल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और फिर कोरोला के बाद जो है फिर आपकी बात होती है एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम का मतलब है आपका मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। सो इसका जो नेक्स्ट है वो एंड्रोशियम है। देखें, एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, मींस आपका मेल पार्ट ऑफ फ्लावर जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आता है। एंड्रोशियम जो है वो आपके स्टेमन्स होते हैं, ये फ्लावर्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आपने रोज़ का फ्लावर गौर से देखा हो तो रोज़ के फ्लावर में आप बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे कि ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक सी ऐसे धागे टाइप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में ऐसी वो एक चीज़ें होती हैं जो एक खड़े हुए होते हैं। वो जो फिलामेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली कहते हैं आपके एंड्रोशियम्स। वो आपका मेल जो है ना फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके थ्रू जो है आपके आगे से आगे क्या होते हैं, एक रोज़ से दूसरे रोज़ बन सकते हैं। उसके अलावा फिर आपका है गाइनोशियम। गाइनोशियम आपका नेक्स्ट है, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। गाइनोशियम की ये बात होती है कि आपने ये भी देखा होगा रोज़ के बिल्कुल सेंटर में एक मोटी सी सर्कुलर सी एक नॉड होती है, एक बर्ड टाइप एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप कभी रोज़ के सारे पेटल्स हटाने के बाद उस नॉट को बीच में से कट करेंगे तो आप अंदर से देखेंगे कि आपको बिल्कुल ऐसे जैसे कॉटन होती है ना, इस तरह से आपको बिल्कुल माइन्यूट से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको ये बात ज़रूर करके दिखाऊंगा। तो वो जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाती है आपकी गायनोशियम है। तो ये आपकी गायनोशियम और ये आपके एंड्रोशियम, मीन्स ये आपके कौन से मेल और फीमेल पार्ट हैं किसमें आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आते हैं पौधों के। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलिनेशंस। मींस पॉलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसके थ्रू एक फ्लावर से 2 फ्लावर बन सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन का एक अमल है जिसके थ्रू क्या होता है, आपके फ्लावर 1 से 2 बनते रहते हैं। आगे से आगे उसकी अफजाई से नस्ल होती है, या आगे से आगे वो क्या होते हैं, एक मल्टीपल उनसे बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपके पॉलिनेशन में बात करते हैं। देखें, एक बार याद रखना, पॉलिनेशन होती है 2 किस्म की, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होती है जो कि उसी फ्लावर के अंदर हो, मींस अगर उसी फ्लावर का मेल पार्ट और उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसमें पॉलिन ग्रेन्स आपस में मिक्स हो जाएँ तो वो होगी सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा क्या होता है, किसी ना किसी मीडियम का इस्तेमाल करना होता है। उसमें एदर इंसेक्ट का इस्तेमाल होगा, कभी कभार वाइन का इस्तेमाल भी हो जाता है।
फॉर एग्जांपल एक हनी भी है, एक हनी भी आके बैठी किसी भी फ्लावर के ऊपर, किसी भी फ्लावर के ऊपर आके बैठेगी तो आके वहाँ से सक करेगी उसका नेक्टर वगैरह। जब भी वो उसके नेक्टर वगैरह सक करेगी तो उसके पाँवों से अक्सर औकात होता है कि मेल पार्ट या जो आपके पॉलिन ग्रेन्स हैं, जो कि आपके एंड्रोशियम्स हैं, वो उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। और स्टिक होने के बाद फिर जब वो किसी दूसरे फ्लावर में जाके बैठती है, क्योंकि आपने देखा होगा हनी भी किसी एक फ्लावर से ही तो रस नहीं लेती ना, वो तो बहुत सारे फ्लावर से रस लेती है। कहते हैं कि एक हनी का जो स्पून होता है वो तकरीबन अबाउट 700 फ्लावर्स के नेक्टर से मिलके बनता है। सो इसी तरह से जो है वो आपके पूरे जो है नेक्टर्स वगैरह को सक करती है। तो अभी वो एक फ्लावर का नेक्टर जब सक करेगी तो उसके पॉलिन ग्रेन्स उसके पाँवों के साथ स्टिक होंगे, और स्टिक होने के बाद फिर जब वो आपके दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगी तो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाने से फिर क्या होगा, वो उसके लगे हुए पॉलिन ग्रेन्स उस दूसरे फ्लावर की गाइनोशियम के साथ जाके मिल जाएंगे। तो फिर ये कौन सी होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि दो फ्लावर्स आपस में जो कि अलग-अलग थे वो आपस में क्रॉस हो रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन वही होती है जो सेम उसी फ्लावर के अंदर हो, जिसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत ना हो, ना ही उसमें किसी इंसेक्ट की नीड हो, ना ही उसमें किसी वाइन वगैरह की नीड हो, वो खुद ब खुद उसी फ्लावर के अंदर होने लग जाए, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सो अब बात हो रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अमेबा के बारे में। अमेबा जो है ये इर्रेगुलर किस्म का एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक, और ये आपका जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है आपके पॉन्ड्स में या आपके पानी वगैरह में, स्पेशली गंदी जगहों पे ही पाया जाता है जहाँ के गंदे पानी होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि आप इसे सिंपल आँख से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप ज़रूरी है। इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर शेप में होता है, मतलब इसकी कोई भी शेप नहीं होती। इसका साइज़ है अबाउट 0.25 मिलीमीटर, बहुत ही छोटा साइज़ होता है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे अमेबा के बारे में बात हो रही है कि इसका आउटर मोस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म दो होते हैं। एक होता है आउटर मोस्ट जिसे हम कहते हैं एक्टोसाइटोप्लाज्म, एक्टो मीन्स आउटसाइड, ठीक है। फिर एक होता है एंडोसाइटोप्लाज्म, एंडो मीन इनसाइड। और उसके बाद फिर आपके नीचे वाले पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि ये आप इसका जो है जाहिर सी बात है मूवमेंट तो करेगा ना ये भी, लेकिन मूवमेंट नहीं सिर्फ वाटर में कर सकता है, वाटर के अलावा और कहीं मूवमेंट नहीं करेगा। इसको मीन्स मीडियम की ज़रूरत होती है मूवमेंट करने के लिए। तो वाटर में इसको मूवमेंट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है आपका एक ऑर्गन जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया की मदद से क्या होता है कि अमेबा जो है वो आगे से आगे मूव कर सकता है, और अमेबा जो है वो रिस्पायर्स करता है गैसेस के थ्रू, और अपने वाटर की सरफेस से गैसेस वगैरह को भी रिलीज आउट करता है, जिस तरह से वो अपनी ग़िज़ा वगैरह को हासिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेंढक। तो मेंढक के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फ्रॉग क्या होता है। फ्रॉग को हम कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब ये होता है कि वो लोग होते हैं जो कि पानी के अंदर भी रह सकते हैं, ये वो जानवर हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, और पानी से बाहर मतलब आउटसाइड आपकी ये रफ़ सरफेस पे भी आपके लाइव रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। देखिए एक्चुअली वजह ये है, फ्रॉग इसलिए दोनों जगहों पर रह सकता है क्योंकि उसका जो है सांस लेने के तरीके बहुत मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो फ्रॉग जो है वो आपका नॉस्ट्रल्स के थ्रू भी सांस ले सकता है, इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर औकात फ्रॉग जो है सिर्फ अपना हेड बाहर निकाल के बाकी अंदर बैठा रहता है पानी में। तो वो क्या होता है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू सांस लेता है। फिर फ्रॉग जो है मछलियों की तरह, फिशेस की तरह अपने गिल से भी सांस ले सकता है। और उसके अलावा जो है अब फ्रॉग की आपने ये भी देखा होगा कि वो अक्सर औकात अपनी जो नेक के नीचे जो कैविटी होती है उसको पूरा ऐसे बबल की तरह, बैलून की तरह फुलाता है और फुला के फिर वापस ले जाता है। तो वो उसकी बकल कैविटी होती है, और वो अपने बकल कैविटी के थ्रू भी क्या कर सकता है, सांस ले सकता है। तो इसीलिए फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, जो कि आपकी ज़मीन पे भी रह सकता है और आपके पानी के अंदर भी रह सकता है। यहाँ पे फ्रॉग की फिंगर्स के बारे में बात हो रही है कि फ्रॉग के जो आगे वाले हाथ होते हैं उनके अंदर 4 फिंगर्स होती हैं, पीछे जो होते हैं उनके 5-5 फिंगर्स के क्लॉज होते हैं, पूरे पंजे होते हैं। आगे 4-4 किस्म की 4-4 फिंगर्स होती हैं, लेकिन जो मेल फ्रॉग होता है उसमें वो क्या होती हैं, वो फिंगर्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब ये होता है कि हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विंटर में, ड्यूरिंग विंटर सीजन, जैसे कि अभी आजकल सर्दियां चल रही हैं, तो इस सीज़न में हाइबरनेशन में फ्रॉग क्या करते हैं, वो एग को प्रोड्यूस करते हैं, वो एग को आगे से आगे लेके जाते हैं, ठीक है।
हाइबरनेशन में क्या होता है कि हाइबरनेशन के प्रोसेस में जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपने आप को मिट्टी के अंदर बरिड कर लेते हैं या मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो सारी सर्दियाँ गुजारते हैं, और इस सीज़न में वो जस्ट एग्स देते हैं। उनका काम ये होता है, क्योंकि इसको कहते ही है कि हाइबरनेशन और विंटर स्लीप, मतलब सर्दियों में सो जाना। आपने देखा होगा अक्सर औक़ात अभी जो पॉन्ड और दरिया वगैरह हैं वहाँ पर आपको कहीं पर भी फ्रॉग्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे। द रीज़न इज़ दैट कि फ्रॉग वगैरह क्या होते हैं, वो सब इस टाइम पे विंटर स्लीप में गए होते हैं, सोए पड़े होते हैं, मिट्टी के अंदर जाके हाइबरनेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं अपनी अपनी फीमेल्स कपल्स के साथ, और उनका काम जस्ट ये होता है अपनी एग्स को प्रोड्यूस करना, आगे से आगे अपनी नस्ल्स को बढ़ाना। सो दैट्स द प्रोसेस इज नोन एज हाइबरनेशन। अब नेक्स्ट सवाल है, इसमें बात हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की, मतलब फ्रॉग में जो है खाना हजम करने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। इसमें आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे होता है क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को पता है कि इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। इनटू सिंपल फॉर्म का मतलब है कि ऐसी फॉर्म जो कि आपको एनर्जी और ताकत दे सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये पूरा सिस्टम मैंने आपको पहले बताया अकेले वर्क नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं। तो आपका सबसे पहले इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, वो आपकी है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद है फेरिंग्स, ओसेफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। बक्कल कैविटी का मतलब ये है कि जैसे फ्रॉग वगैरह कोई भी चीज़, कोई भी इंसेक्ट अपने माउथ में लेता है, तो माउथ में लेने के बाद उसकी बक्कल कैविटी होती है। देखें, याद रखिएगा, फ्रॉग की जो ज़ुबान होती है वो हमारी ह्यूमन बींग्स की ज़ुबान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। आपने देखा होगा कि हम सब की जो टंग है, ज़ुबान है, वो पीछे से अटैच होती है, आगे से फ्री होती है, हम हिला सकते हैं। लेकिन फ्रॉग का ऐसे नहीं होता। फ्रॉग के बिल्कुल जहाँ से दांत स्टार्ट होता है ना हमारे, सेम एज इट उसके बेसिक टीथ के, वहीं से वो अटैच होती है और पीछे से फ्री होती है। पीछे से मतलब उसकी जो ज़ुबान है या उसकी टंग है वो पीछे पीछे जाके आपके फेरिंग्स या फेरिंग्स वगैरह में, ओसेफेगस में जाके बिल्कुल ऐसे लगी पड़ी होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब फ्रॉग को कोई इंसेक्ट कैरी करना होता है, वो फ़ौरन से अपनी टंग को बाहर निकालता है और बाहर निकाल के उसके अंदर जो है वो अपने इंसेक्ट को रोल करके अंदर ले जाता है। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने उसकी जो ज़ुबान बनाई है वो इस तरह से बनाई है, जो कि आगे से अटैच होती है, पीछे से फ्री होती है, और हमारी पीछे से अटैच होती है, आगे से फ्री होती है। बहरहाल इसी तरह से बक्कल कैविटी में आपके सबसे पहले इंसेक्ट किया, इंसेक्ट फिर उसके बाद चले जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है एक बिल्कुल एक पाइपलाइन की तरह है, जिसके थ्रू आपका जो इंसेक्ट वगैरह होता है फ्रॉग में, वो डायरेक्ट आपके चले जाता है ओसेफेगस या आपके स्टमक में, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो फ्रॉग में ट्रांसफ़र होता है। और फ्रॉग में देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि पहले ही एपिग्लॉटिस का या ग्लॉटिस का नाम आ रहा है। ये एक ऐसा ढक्कन होता है जो कि इस चीज़ को कवर करता है। आपने अक्सर औक़ात ह्यूमन बींग्स में देखा होगा, कहा जाता है कि खाने के टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है, हदीस भी है बेशक, लेकिन वैसे भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप खाने के दौरान बात करते हैं तो अक्सर औक़ात ये होता है कि आपका जो खाना है वो सांस की नाली में चले जाता है, और सांस की नाली में जाने की वजह से फिर क्या होता है कि आपको एकदम खांसते हैं, और खांस से फिर क्या होता है कि वो बाहर आ जाता है। दरअसल अल्लाह पाक ने एक ढक्कन लगाया हुआ है, वो एक ऐसे पूरा ढक्कन वो क्या करता है, जब आप खाना खाते हैं वो ऑटोमेटिकली सांस की नाली को कवर कर लेता है और वो खाना पेट में चले जाता है। अगर कभी कभार हम बात कर रहे हो तो फिर क्या होता है, वो ढक्कन जो है वो उस कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सांस कोई बात करने के लिए ऑब्वियसली सांस की ज़रूरत होती है। अगर आपका सांस बंद कर लिया जाए तो आप बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए फिर क्या होता है, वो ढक्कन कंफ्यूज हो जाता है, और कभी कभार फिर वो खाने का बिल्कुल छोटा सा माइन्यूट सा पार्टिकल हमारे फेफड़ों में या हमारे लंग्स में चले जाता है, और जाने की वजह से फिर क्या होता है, हमें खांसी होती है। तो सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस जो है आपके फ्रॉग में भी मौजूद होता है। उसके बाद स्टमक की बात हो रही है। स्टमक में आपको पता है कि जैसे स्टमक में जाता है तो स्टमक में बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के पेंक्रिएटिक जूस और बाइल होता है। ये बाइल और ये पेंक्रिएटिक जूस, बाइल आपका मिलता है आपको लिवर से, और पेंक्रिएटिक जूस मिलता है पेंक्रियाज से, जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसके अलावा फिर आगे इंटेस्टाइन है, जो बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है। इंटेस्टाइन में आने के बाद जो बिल्कुल एक नाली की तरह एक ऐसा नैरो किस्म की बनी हुई होती है, उसके अंदर फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं, और वो फूड पार्टिकल्स आने के बाद फिर वहाँ पे अल्लाह पाक ने ब्लड कैपिलरीज़ को पैदा किया हुआ। ब्लड कैपिलरीज़ क्या करती हैं, सारा जो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा भी जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसको वो सक कर लेती हैं, सक करके उसके तमाम नमकियात जो वो खून में देती हैं, और खून में देने के बाद बिल्कुल फिर वो फेसिस की मदद में आ जाता है, और वो फेसिस की मदद में आके वो क्या हो जाता है, फ्रॉग उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू रेक्टम,
ठीक है। रेक्टम ये वो होल है जहाँ से जितना भी जो फेसिस या अनडाइजेस्टेबल मटेरियल जो होता है वो स्टूल की फॉर्म में स्क्रीट आउट हो जाता है। यहाँ पे लिवर और पेंक्रियाज के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि लिवर वो होता है जो कि आपको बाइल देता है, और पेंक्रियाज वो होता है जो कि पेंक्रिएटिक जूस देता है, जो कि आपकी डाइजेशन में मदद करता है। जब वो फूड ऑसोफेगस वगैरह में, ऑसोफेगस से आपके स्टमक में आता है ना, तो स्टमक में आके ये सारे इसकी एसिड्स की ज़रूरत होती है। अगर ये एसिड्स वगैरह नहीं हो तो ऑब्वियसली आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता। यही उन फूड्स के ऊपर गिरता रहता है जिसके से फूड को बिल्कुल गला सड़ा के और मतलब बिल्कुल उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर देता है। जो उसकी न्यूट्रिशंस होती हैं वो आपको मिल जाती हैं, जो न्यूट्रिशंस नहीं मिलती वो आपको अनडाइजेस्टेबल होता है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो वो फेसिस के थ्रू स्क्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में पता है कि हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई और ताकत की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी जो है हम तमाम ह्यूमन बींग्स में, या जितने भी एनिमल्स या लिविंग थिंग्स हैं, तमाम लिविंग थिंग्स में वो किसके थ्रू आती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू आती है, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। फ्रॉग्स में भी इसी तरह से होता है कि वो ऑक्सीजन्स को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम परफॉर्म होता है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इसके टोटल 3 है रिस्पायरेशन के प्रोसेस जो कि फ्रॉग में होते हैं। एक है आपका पल्मोनरी रिस्पायरेशन। पल्मोनरी रिस्पायरेशन बहुत ही सिंपल रिस्पायरेशन है। ये वो रिस्पायरेशन है जिसमें लंग्स का इस्तेमाल होता है। लंग्स तो अगर देखा जाए फेफड़ों को, तो वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब स्मूथ और शाइनी किस्म के होते हैं, लेकिन अगर कभी आप लंग्स को कट करें तो आप खुद देखेंगे कि उसके अंदर होल्स भी मौजूद होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट से, छोटे छोटे से। वो क्या करते हैं, उनके अंदर गैसेस जो है वो पूरी स्टोर रहती हैं। जब आप फेफड़ों वगैरह को सांस वगैरह लेते हैं तो पूरी गैसेस जो है वो उसके अंदर स्टोर रहती हैं। तो वो उसके अलावा आगे है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन ये वो रिस्पायरेशन होती है जो कि फ्रॉग की स्किन से होती है, और फ्रॉग की स्किन की मदद से जो रिस्पायरेशन होती है, या आप ये कह सकते हैं कि गिल्स की मदद से होती है। और इन्हीं रिस्पायरेशन में वो पानी के अंदर रहकर भी अपना रिस्पायरेशन कर सकते हैं, अपनी रिस्पायरेशन को मुकम्मल कर सकते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन के थ्रू। उसके बाद थर्ड है बक्कल रिस्पायरेशन। बक्कल रिस्पायरेशन मैंने आपको बताया था कि बक्कल कैविटी होती है, जो गर्दन, जो आपके उनके माउथ के जो नीचे नेक वाला हिस्सा होता है ना, वो उसके एकदम से ऐसे हवा भर के फुलाते हैं, और फुलाने के बाद फिर उसको अपने माउथ को ऐसे बंद कर लेते हैं। तो वो जो इस तरह से फुलाना और बंद कर देना, वो क्या होता है, उनका बक्कल रिस्पायरेशन होता है किंग का, फ्रॉग का। अब बात हो रही है सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोगों को पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेशंस पूरी परफॉर्म होती हैं। आप लोगों को पहले भी ये पता है कि जाहिर सी बात है हर बॉडी के सेल को सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। जिस जिस जगह पे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, वहाँ पे एनर्जी और प्रॉपर किस्म की एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस। सो फ्रॉग के अंदर जो है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि उसके अंदर भी हमारे ह्यूमन बींग्स की तरह नसें मौजूद हैं, पूरी नर्व्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक होता है ओपन टाइप में ये होता है कि नर्व्स वगैरह बाकायदा दिखाई देती हैं, लेकिन क्लोज टाइप में क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स वगैरह होती हैं वो बॉडी के अंदर मौजूद रहती हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, हमारे ह्यूमन बींग्स में भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसको जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब है कि इसमें हार्ट की मदद से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपके इसके सामने कंसिस्ट ऑफ ये लिखा हुआ है 2। एक है हार्ट, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। आप खुद देखेंगे एक छोटा सा दिल होता है जो कि आपके इतने पूरे बड़े बंदे में या किसी भी चीज़ में पूरा क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। एक छोटा सा एक सेल होता है। कहते हैं एक जो हार्ट होता है वो एक इंसान के वृष्ट के मुताबिक होता है। मीन्स आप अपने थंब को ऐसे फोल्ड करें और इस तरह से बंद करें, ये जो आपका प्रॉपर साइज़ बनता है ना, इस प्रॉपर साइज़ के क्या होता है, आपका दिल होता है। मींस मेरा जो दिल है वो भी तकरीबन एक पूरे इस जितना होगा, और सेम एज इट आप सबका भी जो दिल है वो इतना ही तकरीबन होगा, जितना जितना आप लोगों की एक पूरी मुट्ठी बनती है। तो बहरहाल तो इस तरह से जो है इसके बारे में बात हो रही है आपके हार्ट की। तो हार्ट की आपकी ये आ गया कि हार्ट स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, और उसके अलावा जो है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज़ हैं। आर्टरीज़ वो होती हैं जो कि आपके ब्लड को
हार्ट से दूर लेके जाती हैं, मींस ऑर्गन तक। इनके अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब साफ खून होता है, ठीक है। और एक होती हैं वेन्स। वेन्स वो होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपके ब्लड को ऑर्गन से वापस हार्ट के पास लेके आती हैं। एक चीज़ याद रखना, जब भी खून हार्ट के पास लेकर आया जाएगा तो वो खून गंदा होगा। वो हार्ट के पास आता ही इसलिए ताकि उस खून को साफ़ किया जाए। आप ये कह सकते हैं कि दिल जो है ना, वो खून को साफ़ करता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर जो खून हार्ट से वापस ऑर्गन्स के पास लेके जाया जाएगा, वो खून हमेशा साफ़ होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा या ऑक्सीजन मौजूद होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर अब बात करें कैपिलरीज की। कैपिलरीज ये एक छोटे छोटे से अल्लाह पाक ने जॉइंट बनाए हुए जो कि आर्टरीज और वेन्स के दरमियान मौजूद होते हैं, जिनको आपस में जोड़ कर रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। और हार्ट की बात करें तो हार्ट के यहाँ पे बता रहे हैं कि हार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अगर हार्ट ना हो तो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन हो ही नहीं सकती। सेम एज इट इज़, अगर आप पाइपलाइंस के अंदर जो है पानी भर के रख दें, मोटर ना चलाएं, तो कैसा हो सकता है कि पानी खुद ब खुद निकल के आगे जाता रहे? नहीं हो सकता। मोटर की ज़रूरत है ना। मोटर जाहिर सी बात है उस पानी को आगे करेगी, प्रेशर लगाएगी, तभी पानी आगे जाएगा। तो सेम हार्ट भी क्या करता है, प्रेशर प्रोड्यूस करता है। और हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट, जिसके अंदर हार्ट कवर्ड होता है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और उसके अलावा जो है हार्ट टोटल 3 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल। और अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में 4 किस्म के होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन फ्रॉग्स में एक बड़ा चैम्बर ही मौजूद होता है। ये बड़ा चैम्बर मेरी फिंगर को देख रहे होंगे आप, ये बड़ा चैम्बर है, इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। अब बात हो रही है स्किलेटरी सिस्टम की। स्किलेटरी सिस्टम जाहिर सी बात है जैसे ह्यूमन बॉडीज़ में है, वैसे ही सेम एज आपके फ्रॉग्स में भी मौजूद है। स्किलेटरी सिस्टम का मेन मकसद यही होता है कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडी में से जितना भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट मैटर होता है जो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उसको वो क्या करते हैं, स्कीट आउट करता है। ह्यूमन बॉडीज़ में तो ये यूरिन की फॉर्म में निकलता है, सेम एज आपके फ्रॉग वगैरह में भी यूरिन की फॉर्म में स्कीट आउट होता है। या आप ये कह सकते हैं कि क्लोका के थ्रू बिल्कुल फेसिस की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह से फेसिस के थ्रू क्या होगा, जो बिल्कुल सॉलिड किस्म के मटेरियल होगा वो आपका रेक्टम से निकलेगा फ्रॉग में। और स्किलेटरी सिस्टम यहाँ पे जो बिल्कुल यूराइन की तरह या यूरिन की तरह जो बिल्कुल लिक्विड मटेरियल में निकलेगा, वो क्लोका से निकलेगा स्किलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है स्किलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वहाँ पर आपकी सेम ऐसे किडनीस हैं जिन्हें हम गुर्दे कहते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडीज़ में भी हैं। किडनीस क्या करती हैं, वो वाटर को फिल्टर करती हैं, और फिल्टर करने के बाद वो वाटर जो कि हमारे काम का नहीं होता या जिसमें से न्यूट्रिशंस वगैरह को सक कर लेते हैं, तो उन तमाम को क्लोका के थ्रू वो स्किट आउट कर देती है। ज़ाहिर सी बात है ये जो न्यूट्रिशंस हैं, ये न्यूट्रिशंस हमारे ब्लड में जाते हैं और हमारे ब्लड में जाके फिर हमारे खून को फ़ायदा देते हैं या हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर औकात अगर किसी का बीपी वगैरह लो हो या कुछ भी हो तो उसे फ़ौरन से जूसेस पिलाया जाता है, क्योंकि जूसेस डायरेक्ट जाके खून में मिलता है। तो वो डायरेक्ट खून में मिलने के साथ फिर वो किडनी में जाता है, फिर किडनी और मज़ीद उसमें से जो न्यूट्रिशंस होती है वो सक कर लेती है, और बाकी जो वेस्ट होता है उसको वो स्कीट आउट कर देता है थ्रू ग्लूकोआ। अब बात हो रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस के थ्रू जाके मेल और फीमेल दो कपलेट्स आपस में मिलाप करके या आपस में रिप्रोडक्शंस करके डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू फिर वो क्या बनाते हैं, एक नया बेबी बनाते हैं, एक नया बेबी प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कहते हैं, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जाहिर सी बात है फ्रॉग में भी मेल और फीमेल एक अलहदा होते हैं, मेल फ्रॉग अलहदा होता है, फीमेल फ्रॉग अलहदा होता है। और मेल और फीमेल की जो इनके सेक्सेस होते हैं उनको हम कहते हैं गोनाड्स, और गोनाड्स वगैरह जो है मेल के एक अलहदा हैं, फीमेल के अलहदा हैं। जो मेल के गोनाड्स होते हैं वो उनको हम कहते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल के गोनाड्स होते हैं उसे हम कहते हैं ओवरी। टेस्टिस जो हैं उनके अंदर मेल्स की गैमीट्स होती हैं और मेल की गैमीट्स को हम कहते हैं स्पर्म्स, और सेम एज इस फीमेल की जो गैमीट्स होती हैं उसको हम कहते हैं ओवम या ओवा, या हम उसे सिंपल एग भी कह सकते हैं। तो मीटिंग सीज़न में क्या होता है, मीटिंग सीज़न मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रॉग का मीटिंग सीज़न होता है हाइबरनेशन मींस विंटर स्लीप, या सर्दियों का मौसम, जैसे आजकल ठंड है तो आजकल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मेल फ्रॉग जो है वो ड्यूरिंग विंटर स्लीव या जो भी उनका एक सीज़न होता है उसमें वो अपने स्पम्स वगैरह को रिलीज़ करता है, लेकिन पहले फीमेल अपना एग रिलीज़ करती है या अपना ओवम या अपना ओवा रिलीज़ करती है वाटर के अंदर, और सेम एज जो मेल फ्रॉग है वो क्या करता है, वो अपना स्पम्स को
को रिलीज़ आउट करता है, और जैसे रिलीज़ आउट करता है वो वाटर की मीडियम में ही दोनों क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद में वो एक एग की सूरत में तब्दील हो जाते हैं, और इस तरह से एक नया फ्रॉग बनना शुरू हो जाता है। ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल फ्रॉग है, और ये एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल फ्रॉग है। दोनों में देखें काफ़ी कुछ डिफरेंट है। ये इसमें ओवरीज है जो इस तरह से ऐसे बनी हुई है, और ये इसमें टेस्टिस है जो बिल्कुल किडनीज के साथ साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल का दोनों का बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, और वाकई ही जब इसको डायसेक्ट करते हैं ना फ्रॉग को, तो ये ऐसे ही नज़र आता है, बिल्कुल सेम एज ऐसे नज़र आता है। और ये डायग्राम है इसके ब्रेन ऑफ फ्रॉग की, मीन्स है किस तरह से जो है उसका ब्रेन बनाया गया है पूरा, ये नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है। जाहिर सी बात है ब्रेन की मदद से सिग्नल्स वगैरह ट्रांसफर्स होते हैं। अब लास्ट सवाल है हमारा सेंस ऑर्गन का। तो सेंस ऑर्गन ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हसास ऑर्गन्स भी हम उन्हें कह सकते हैं, जो कि हर किसी ह्यूमन बॉडीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, और ह्यूमन बॉडीज़ में मौजूद हैं, सेम एज आपके फ्रॉग में भी हैं। फ्रॉग में आपका जो सेंस ऑर्गन जो इसमें आता है सबसे पहले वो रिसेप्टर्स हैं। जाहिर सी बात है कभी भी कोई भी चीज़ आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्किन पे आके एक मॉस्किटो बाइट कर रहा है, जाहिर सी बात है जैसे ही बाइट करेगा फ़ौरन से ब्रेन के मैसेज आएगा कि इसको फ़ौरन से स्लैप करो और इसे हटाओ। तो ये क्या है, आपका फ़ौरन से जो आपके सेंस ऑर्गन्स थे या आपकी स्किन है वैसे सेंस ऑर्गन वर्क कर रही थी, उसने फ़ौरन मैसेज भेजा ब्रेन को, और ब्रेन ने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद ब्रेन ने फ़ौरन से आगे से बोला है कि भाई इस पर अमल किया जाए, इस पर हाथ मारो और इसको हटाओ, इसको भगाओ। तो इस तरह से ये क्या है, पूरे सेंसेस है जो कि प्रॉपरली वर्क करते हैं, सेम एज इट इज़। यहाँ पे जो फ्रॉग के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, और फ्रॉग के अंदर बहुत सारे, जैसे स्किन है, स्किन में हैज़ मैनी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक रिसेप्टर फॉर द सेंस ऑफ टच, वो टच के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उसके स्किन के सेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रॉग को हाथ लगाएंगे, जिसे टच करेंगे वो फ़ौरन से भागने लग जाएगा, तो वो क्या हुआ, उसकी स्किन ने महसूस किया, उसके ब्रेन ने उसे मैसेज दिया कि भाई ये तुम्हें टच कर रहा है, भागो यहाँ से, तो वहाँ से वो भागना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद है फॉर स्मेल। स्मेल का मतलब वो खुशबू वगैरह के थ्रू, अगर फॉर एग्जांपल फ्रॉग कहीं पर है, उसको कहीं से मीट की या इस तरह से कोई भी चीज़ की स्मेल आ रही है, तो डेफिनेटली वो खाने के लिए तो जाएगा ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे बात हो रही है उसके अलावा टेस्ट वगैरह की भी है, बिल्कुल जिस तरह से हमारी टंग की, हमारी ज़ुबान की टेस्ट होते हैं कि किसी में नमक कम है तो किसी में चीनी ज़्यादा है, तो किसी में क्या है, किसी में क्या है, कोई बहुत ही डिलीशियस किस्म का है, तो सेम ऐसे ऐसे फ्रॉग में भी मौजूद होते हैं। इसीलिए कभी कभार फ्रॉग की भी कोई ना कोई फेवरेट डिश ज़रूर होगी, जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स की होती है ना, हम ह्यूमन बींग्स भी तो बिरयानी और इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो सेम एज इट इज़ फ्रॉग भी इस तरह से कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कीड़े मकोड़े होते होंगे जो खाना बहुत पसंद करते होंगे, फिर वो उन्हीं का शिकार करने के लिए निकलते होंगे और कहते होंगे कि ये मेरा फेवरेट है, तो उसी को जोशो खरोश से खाते होंगे। बहरहाल उसके बाद नेक्स्ट बात हो रही है एयर की। तो एयर जाहिर सी बात है कान है, ये कान सेम एज इट इज़ हमारे ह्यूमन बींग्स में भी होता है, तो फ्रॉग भी मौजूद होता है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, वो है पीना, PINA, पीना। पीना ये वो चीज़ है जो कि हमारे कान का आउटर मोस्ट पूरा पार्ट होता है। आपने देखा है ना, हर किसी के एक बड़े बड़े कान निकले हुए होते हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको हम पीना कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेन कान ये है, कान मेन ये नहीं होता, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो कान की एक अंदर चीज़ होती है जो कि इक्वल रखती है, जो कि पूरा साउंड सिस्टम आपके ब्रेन तक लेके जाती है। तो बहरहाल फ्रॉग में पीना मिसिंग होता है, इसीलिए फ्रॉग के ऐसे कान निकले हुए नहीं होते, बस उसका कान अंदर होता है जो वेव्स वगैरह को सुन सकता है। और उसके बाद फिर आई की बात आ जाती है। तो आई बिल्कुल जिस तरह हमारी होती है वैसी ही होती हैं, उसमें रेटिना होते हैं जो कि फ़ोटो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब तस्वीरों को वगैरह को देखते हैं, और फ्रॉग बिल्कुल देख भी सकते हैं हर लिहाज से। अगर हम उसका वर्टिकल सेशन करें तो फ्रॉग की जो आई है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ कैसी आई होती है जैसे ह्यूमन बींग्स की होती है, उनमें रेटिना और कॉर्निया वगैरह बिल्कुल प्रोड्यूस होते हैं। और आपने देखा होगा हम सबकी आंखों में एक हल्का सा लिक्विड लिक्विड हर टाइम मौजूद रहता है। अगर इस चीज़ का कभी टेस्ट करना हो तो सिंपल सा टेस्ट है, आप जाएं जाके कहीं पर भी जहाँ पे ज़्यादा रोशनी हो वहाँ पर जाके अपनी आंख को देखें, फिर या तो एक पिक ब्लिंक करें या एक पिक लेने के बाद या स्नैप ले लें, या वैसे ही आप जाके भी देखेंगे मिरर में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी आइज़ में एक हल्का सा लिक्विड हर टाइम मौजूद रहता है। बेटा वो जो लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड की मदद से ही आपकी आईसाइट बिल्कुल फ्रेश रहती है, क्लियर रहती है, और आप देख सकते हैं। अगर किसी की आंखों से पानी ख़त्म हो जाए या अगर उसकी आंखें ड्राई होने लग जाएं, तो उसकी आंखें जस्ट एक स्टोन की तरह पत्थर बन जाएंगी और वो देखने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा। इसीलिए वो पानी हमेशा मौजूद रहता है। एंड इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वंस इन अ वीक या थ्राइस इन, मतलब थ्राइस कर लें, या आप ये कह रहे हैं 3 दिन में एक बार,
अपनी आँखों को साफ़ ज़रूर करना चाहिए। साफ़ से मुराद ये है कि या तो कोई एक ड्रॉप्स मिलते हैं बेटिसोल एन के नाम से, वो ड्रॉप्स ना सही तो अर्क गुलाब बहुत ज़बरदस्त है, उसके ड्रॉप्स वगैरह डाल के अपनी आँखों को साफ़ रखना चाहिए। बिकॉज आई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। वैसे तो अल्लाह पाक की हर ब्लेसिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और डेफिनेटली हम इन सबको देख के ये कहते हैं फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन फिर भी आई भी एक बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग है जो कि आपकी दुनिया की रोशनियों से वाकिफ़ करती है कि दुनिया में किस किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, और आप इस दुनिया को बनाने वाली की इतनी खूबसूरत चीज़ों को देख सकते हैं। अगर ये आंखें नहीं होती तो बेटा इन आंखों के बारे में किसी नाबीना से पूछो, वो आपको बताएगा कि मेरे पास आंखें नहीं है तो मैं किस हद तक महरूम होता हूँ इन सब खूबसूरत चीज़ों को देखने से। बहरहाल, तो ये आपकी बात होगी आई की। उसके बाद ये आपका पूरा जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की डायग्राम है, जिसमें आपका स्टमक वगैरह पूरा से लेके ओसोफेगस, स्टमक, पेंक्रियाज, और यहाँ से पूरा लेके फिर ये आपका ऊपर ये लिवर है जिसमें गॉल ब्लैडर वगैरह मौजूद हैं। फिर ये आपकी पूरी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन आपकी जो है वो इलियम वगैरह यहाँ से होके फिर ये क्लोकोआ है जिसके थ्रू आपका लिक्विड वेस्ट मटेरियल निकलता है। और ये आपके जो है रेक्टम वगैरह के पूरा ये रेक्टम है, और यहाँ से आपका स्कीट आउट हो जाता है जो कि फेसिस के मौजूद में, या ऐसा आप कह लें कि अनडाइजेस्टेबल मटेरियल होता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ थी आपकी पूरा, एंड योर कोर्स हैड बीन completed. थैंक यू सो मच।